हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्या स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की हिस्ट्री से जो आपके अभी एग्जाम्स आने वाले हैं हाफ ईयरली, जिसको आप कहते हो मिड टर्म एग्जाम्स, इसके लिए वन शॉट वीडियो आपको करवाने वाला हूं। और जितने भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका यूजर नेम है क्लास 11 ESP। टेलीग्राम ऐप आपको सबसे पहले डाउनलोड मारना है और उसके बाद जाके आपको ये यूजर नेम सर्च करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, आखिर उन्होंने दुनिया को दिया क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम सबसे मेन है इनका जो कंट्रीब्यूशन, कि मेसोपोटामिया ने इन्वेंट किया था सबसे पहला राइटिंग सिस्टम, जिसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। इसमें क्या होता था, ये ऐसे साइन बनाते थे, ठीक है, इस तरीके से कुछ इनकी वो राइटिंग थी। और ये रिकॉर्ड के लिए ये लिखते थे, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए लिखते थे और स्टोरीज वगैरह लिखते थे। जैसे कि एक बहुत बड़ा एपिक है जिसका नाम है गिलगेमिश, सो वो भी मतलब लिखते थे ये, मतलब कोई एपिक, जैसे हमारा महाभारत वगैरह एपिक हो गया, रामायण आदि एपिक हो गया, ऐसे ही गिलगेमिश वगैरह की स्टोरी भी लिखा करते थे। एग्रीकल्चर एक और इनका कंट्रीब्यूशन है, वी कैन से दैट दे डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। इन्होंने जो हम इरिगेशन करते हैं उसका सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। ठीक है, और ताकि क्रॉप्स अच्छी हो पाए। और इन्होंने टूल्स भी बनाए थे, जैसे प्लो हो गया, ठीक है, इसका मतलब आपका हो गया हल, जिससे कि वो प्लोइंग करते थे। सो इन्होंने प्लो भी बनाया था, टूल्स बनाए थे एग्रीकल्चर के। और मैथमेटिक्स इनकी बहुत अच्छी थी भाई। उन्होंने एक यूनिट, आप 60 की यूनिट आप अगर देखोगे 60 है, तो होता क्या है कि भाई एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं हम कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम एक महीने में 30 दिन होते हैं, हफ्ते में जो है 7 दिन होते हैं। ये सारी जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये इन्होंने ऑलरेडी कर ली थी अपने ज़माने में ही, बहुत पहले आज से। ठीक है, और जियोमेट्री की इनको नॉलेज थी कि भाई एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये इनको बहुत पहले पता था, ये हमें आज मॉडर्न टाइम में पता चल रहा है, ये इनको बहुत पहले से पता था। इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ डेवलप करी, जो मतलब मेसोपोटामिया कह सकते हो, इन्होंने दुनिया की सबसे पहली सिटीज़ को डेवलप करा, जहाँ की स्ट्रीट्स बहुत अच्छी थी और बड़े बड़े इन्होंने टेम्पल भी बनवाए थे। इनके टेम्पलों को जिगुरैट्स कहा जाता था, जो ये अपने वहाँ टेम्पल बनाते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनका बहुत अच्छा था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे। ठीक है, और बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाते थे। और ट्रेड इनका बहुत अच्छा था। एक मेसोपोटामिया में एक जगह है मारी टाउन, तो जो मारी टाउन है वो ट्रेड के लिए फेमस, एक बहुत फेमस टाउन था। तो यहाँ से एक्सचेंज होता था गुड्स का, सर्विसेज का, ग्रेन्स का। ठीक है, और इसके अलावा मनी भी ये यूज़ करते थे भाई, बार्टर सिस्टम तो था और कुछ टाइम बाद मनी वगैरह का भी यूज़ होता था। फिर है एजुकेशन, तो उन्होंने स्कूल्स वगैरह भी बना रखे थे, क्योंकि इनका राइटिंग सिस्टम था तो मीन्स पढ़े लिखे ये थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे ताकि नॉलेज पास होती रहे जनरेशन टू जनरेशन। ये इनका कंट्रीब्यूशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो राइटिंग सिस्टम को अब थोड़ा डिटेल में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर राइटिंग सिस्टम पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो। देखो, ये मिट्टी की प्लेट है, मिट्टी की है ये पूरी। ये मान लो मेसोपोटामिया में एक बंदा है और ये यहाँ पे आप देखोगे इसके हाथ में जो है ये पेपायरस नाम का एक पौधा होता है, उससे ये लिख रहा है और ये ऐसे साइन बना रहा है। और आपको दिखाता हूँ थोड़ा और अच्छे से आगे। तो ये जो राइटिंग सिस्टम है इनका, आप कह सकते हो कि भाई ये अपने साइन बनाते थे, जो हम बोलते हैं ना, जो वर्बली हम बोलते थे वर्बल कम्युनिकेशन में, ये उसको साइंस बनाकर दिखाते थे। और मेसोपोटामिया में जो है टैबलेट के ऊपर लिखा जाता था, मिट्टी की टैबलेट होती थी। अब टैबलेट कैसी होती है ना, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा ये टैबलेट है। आपको कहीं ये टाइगर बिस्कुट लग रहा हो, पर ये टाइगर बिस्किट नहीं है, ये एक टैबलेट है मेसोपोटामिया की। और देखो इसमें इनके साइन बना रखे हैं ऐसे। ठीक है, और ये साइन किससे बनाते थे, इससे। देखो ये पेपायरस का पौधा है, इससे ये लिखते थे इसके ऊपर। गीली मिट्टी पे लिखोगे ना कुछ भी आप आ जाएगा उस पर, फिर बाद में सुखा देते थे तो वो कड़क हो जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये जो टैबलेट होती थी ये फ्लैट होती थी, ठीक है, ये पत्थर की हो सकती थी, क्ले की भी, मिट्टी की भी हो सकती थी। इसी के ऊपर इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता था साइन बनाकर। जो बंदा इस पे लिखता था उसको स्क्राइब कहा जाता था, ठीक है, और वो उस मिट्टी को गीली करता था, फिर उसको उस साइज की बनाता था जितना उसको चाहिए, देन वो अपने उसके ऊपर लिखता था जो भी उसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टैबलेट है मेसोपोटामिया में जो लिखने के लिए यूज होती थी। उसके बाद वो जो है क्यूनिफॉर्म, जो उनका लिखने का तरीका था, जो साइन, इसको क्यूनिफॉर्म साइन कहते हैं, जो ऐसे 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 बने हुए हैं, फिर वो अपनी क्यूनिफॉर्म साइंस बनाता था सरफेस के ऊपर, ठीक है, जब तक उसमें गीलापन रहता था, मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर रहता था। सो दीज टैबलेट्स वुड बी ड्राइड इन सन, फिर धूप में उसको सुखाया जाता था और उसके बाद वो टैबलेट्स वहां पे हार्ड हो जाती थी। तो ये पूरा इनका प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटी उर इन मेसोपोटामिया लैक्ड टाउन प्लानिंग। उर सिटी जो थी वहां कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी, ये आपको बताना है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे कोई प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी। गलियां बहुत ही ज्यादा पतली पतली सी गलियां थी और मतलब बहुत गंदगी रहती थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार था, हमेशा पानी भरा रहता था, थोड़ी सी बारिश हो जाए घर का पानी भी सारा गलियों में रहता था। और रेसिडेंट जो थे वो सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वास पे बहुत विश्वास करते थे, अंधविश्वासी थे लोग। जो है अपना सारा घर का कचरा गलियों में फेंक दिया करते थे और कोई भी विंडो नहीं थी, कोई भी विंडो नहीं थी। जो रोशनी थोड़ी बहुत है वो दरवाजे से आती थी, विंडो नहीं थी, अंधेरे कमरे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रोमन सोसाइटी। मेन फीचर्स ऑफ द रोमन सोसाइटी। अब रोमन एम्पायर में सोसाइटी जो थी वो आपसे पूछे जा रही है। फैमिली वहां पे न्यूक्लियर होती थी। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा, एक पति है, पत्नी है, उनका बच्चा है। दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। देयर कैन बी 2 चिल्ड्रन ऑल्सो, ठीक है, देयर कैन बी 3 चिल्ड्रन ऑल्सो, स्टिल वी कैन से दैट दिस इज अ न्यूक्लियर फैमिली। और स्लेव्स फैमिली का पार्ट होते थे। स्लेव कौन होता है भाई? जिसको आप गुलाम बनाते हो अपना, और गुलाम होते थे। और इसके अलावा भाई लोगों को प्रॉपर्टी के राइट्स थे पूरे पूरे। जो विमेन होती थी, जो महिलाएं थी, उनको भी लीगल राइट्स थे, ठीक है, रोमन सोसाइटी में लीगल राइट थे जो विमेन थी उनके पास। और डाइवोर्स बहुत इजी था कि बस मुंह पे जाके बोल दिया कि मुझे भाई मुझे डाइवोर्स करना है, बस खत्म, फॉर्मेलिटी पूरी, डाइवोर्स डन। अरेंज मैरिज होती थी, एज गैप बहुत ज्यादा होता था। समझ लो लड़कियों की शादी 20s में हो रही है तो लड़कों की शादी 30s में होती थी, 10-10 साल का एज गैप होता था। और लिटरेसी थोड़ी सी कैजुअल, मतलब थोड़ी बहुत तो लिटरेसी थी, सबको ही पढ़ना लिखना आता था। कल्चरल डाइवर्सिटी थी भाई, बहुत सारे कल्चर के लोग अलग अलग सोसाइटी में रहते थे, जिनकी लैंग्वेज अलग थी, उनका कपड़ा रहन सहन अलग था, और बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी रोमन सोसाइटी में, ठीक है। और अर्बन लाइफ थी भाई, वहाँ की लोग थे जो एकदम शहरों जैसे शहर में लोग रहते हैं अर्बन एरियाज में, वैसी लाइफ थी। ब्रीफली एक्सप्लेन द 3rd सेंचुरी क्राइसिस ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में 3rd सेंचुरी में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या बताना है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी। देखो भाई हुआ क्या था कि 3rd सेंचुरी में रोमन एम्पायर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जब लगातार फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए, जब बार बार एम्पायर्स बदलते रहे। और इससे हुआ क्या, सिविल वॉर शुरू हो गई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, रोमन एम्पायर के अंदर लोग आपस में ही लड़ने लगे और जो एक यूनिटी थी वो खत्म हो गई। इसी टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया, क्योंकि भाई रोमन एम्पायर जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, महंगाई बढ़ चुकी थी, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे तो लोग परेशान थे, ट्रेड में डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, ट्रेड ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था। और इसके अलावा करेंसी जो है उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो चुकी थी लगभग। सो इकोनॉमी पूरी ख़राब, पॉलिटिकली पूरा ख़राब मामला। फिर क्या हुआ, मिलिट्री चैलेंज भी आ गए भाई। देखो रोमन, आप कह सकते हो एक टाइम पे रोमन लोग ऐसे थे जिनको कोई हरा नहीं सकता था, बट एक टाइम ऐसा आया जब वो अपने एम्पायर को बचा नहीं सके और बाहर से कुछ जर्मनिक ट्राइब्स थी, कुछ लोग थे जो ग्रुप बना के आए और इन्वेड कर दिया रोमन एम्पायर को, जिसमें ससानियन एम्पायर भी था। बहुत सारे इंटरनली भी रिबेलियंस होने लगे, रोमन एम्पायर के अंदर ही अंदर लोग भी आपस में लड़ने लगे। सो इससे क्या हुआ, मिलिट्री स्ट्रेंथ में कमी आ गई और रोमन एम्पायर वीक पड़ गया। अब आप सोचोगे जर्मनिक ट्राइब का मतलब क्या होता है, तो जर्मनिक ट्राइब वो लोग होते थे जो कि इंडो यूरोपियन लोग होते हैं, ठीक है,
और ये एक ट्राइब होती है, ट्राइबल लोग होते थे जो कि रहते थे ऐसी जगह पे जो नॉर्थ और सेंट्रल यूरोप में आती है, वहां पे ये लोग रहा करते थे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जर्मनिक ट्राइब्स वाले लोग हैं जिन्होंने रोमन एम्पायर्स पे बहुत अटैक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ स्लेव्स एंड वर्कर इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में जो लोग वर्कर थे, मजदूर थे, जो स्लेव्स थे यानी कि जो गुलाम थे, उनकी कंडीशन कैसी थी वो आपसे पूछा जा रहा है। स्लेवरी यानी कि स्लेव्स बनाना बहुत ही कॉमन था वहां पे। इटली में आउट ऑफ 7.3 मिलियन पॉपुलेशन देयर वर 3 मिलियन स्लेव्स। ओके, 7.3 मिलियन इज द टोटल पॉपुलेशन एंड इसमें से 3 मिलियन ओनली स्लेव्स। सो आप सोचो स्लेव्स का नंबर कितना ज्यादा था। स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता था कि भाई इससे बहुत सारे काम निकलवाएंगे। स्लेव्स हमेशा कर्जे में रहते थे और स्लेव्स की ब्रीडिंग भी करवाई जाती थी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेव ब्रीडिंग? एक मेल स्लेव है, एक फीमेल स्लेव है, उनके बीच फिजिकली कुछ करवाकर उनका जो बच्चा होगा उसको भी स्लेव बना दो। दिस इज कॉल्ड स्लेव ब्लीडिंग, मतलब स्लेव ब्रीडिंग। सो ये बहुत होता था ताकि भाई फायदा उठाया जा सके। ये प्रैक्टिस बहुत गंदी है। इसमें फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशंस बनवाए जाते थे मेल और फीमेल स्लेव्स के बीच में, फिर उनका बच्चा होता था उसको भी इसी काम में धकेल दिया जाता था, जो कि सरासर गलत काम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन is explain the achievements of Genghis Khan's army and also state the reason of its success। चंगेज खान की आर्मी इतनी सक्सेसफुल क्यों थी और भाई उसकी सक्सेस का रीजन क्या है। चंगेज खान की अचीवमेंट देख लो। सबसे पहले भाई मैसिव एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर, मंगोलियन एम्पायर बहुत बड़ा था। चंगेज खान की आर्मी आप कह सकते हो कि भाई चाइना से लेकर यूरोप तक इसका एम्पायर फैल चुका था और पूरे में इसी की आर्मी थी, तो भाई बहुत स्ट्रांग थी। इन्होंने बड़ी बड़ी सिटीज को कॉन्कर कर लिया था, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन के लोगों को हरा दिया था, जैसे चाइना, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, हर जगह पे इन्होंने लोगों को हरा दिया था। तो भाई बहुत पावरफुल थी इनकी जो मिलिट्री थी मंगोल्स की। इनके मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे क्योंकि मंगोल्स को जाना जाता था सरप्राइज अटैक, एकदम से मतलब आके अटैक कर देते थे एकदम से। भाई घोड़ा चलाते चलाते तीर धनुष चला रहे हैं, आर्चरी कर रहे हैं। ये आप कह सकते हो एक इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा था, ठीक है, तो इस वजह से इनको फायदा मिला। कल्चरल एक्सचेंज, वो लगातार जिस भी जगह को भाई वो कब्जा करते थे ना, तो होता क्या था कि वहाँ के लोगों के ऊपर अपना कल्चर डालने की कोशिश करते थे और वहाँ के लोगों का कल्चर सीख भी लिया इन्होंने, मंगोल्स ने, जब ये ट्रेड वगैरह ज़्यादा करने लगे। इससे इनको नॉलेज हो गई उस एरिया की। सक्सेस का रीजन यही है भाई, इनके हॉर्समैन, घुड़सवार बहुत स्किल्ड होते थे, बहुत एक्सपर्ट होते थे। और डिसिप्लिन और ट्रेनिंग, भाई मंगोल्स की आर्मी में डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, ट्रेनिंग इनकी बहुत अच्छी थी, वेल ट्रेंड और बहुत अच्छे खासे इनके मिलिट्री मैन थे, जो भी आर्मी वाले थे बहुत अच्छे थे भाई इनके। और यूज ऑफ इंटेलिजेंस, वो पूरी डिटेल ले लेते थे अपने दुश्मनों की, एनिमी जो होता है ना उसकी सारी डिटेल ले लेते थे, फिर उसके बाद प्लान बनाते थे और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करते थे। इंटेलिजेंस था भाई। अडेप्टेबिलिटी, चंगेज खान आप कह सकते हो उसकी आर्मी हर जगह हर मौसम को, वेदर को अडेप्ट कर लेती थी, हर एनवायरनमेंट को, हार्श से हार्श एनवायरनमेंट को भी अडेप्ट कर लेती थी। ये भी एक रीजन था उसकी सक्सेस का। यूनिटी थी और लॉयल्टी थी, जितने भी सोल्जर्स थे वो लॉयल थे चंगेज खान के लिए, इधर उधर उसको धोखा नहीं देते थे और यूनिटी के साथ रहते थे। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर का डाउनफॉल क्यों हुआ, ये आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आप इसमें बताएंगे कि मंगोल एम्पायर बहुत बड़ा था कंट्रोल करने के लिए और बहुत मुश्किल था इसको गवर्न कर पाना, इसको कंट्रोल में रख पाना, बहुत बड़ा हो गया था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे। जो चंगेज खान की डेथ होती है तो उसके जो बेटे थे जो जोची वगैरह, ठीक है, ओगुदेई, जोची, ये सारे जो थे, तोलोई, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इससे क्या होता है कि भाई आप अगर आपस में भाई भाई लड़ रहे हो, इंटरनल अगर प्रॉब्लम है तो आपका एम्पायर वीक होना ही है। और क्या था, कल्चरल डिफरेंस आ गए थे भाई। इन्होंने चाइना से लेके यूरोप तक पे कंट्रोल कर लिया, तो यूरोप के लोगों का कल्चर अलग है, चाइना का अलग है। अब ये मंगोल थोड़े थोड़े चाइनीज कल्चर से मिलते जुलते थे, तो इनको कभी कभी वो यूनिटी बनाने में बहुत मुश्किल हो गई और ये नहीं संभाल पाए ये डाइवर्सिटी। लोकल रेबेलियन होने लगा, अलग अलग जगहों पे कई लीडर्स हुए जिन्होंने मंगोल्स के खिलाफ अटैक करा। इंटरनली बहुत ज़्यादा रेबेलियन हुए लोकल लेवल पे, तो उससे भी जो मंगोल एम्पायर था वो वीक पड़ गया।
और मंगोल्स को इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बहुत आ गई थी, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है, वास्ट एम्पायर है, उसके ऊपर खर्चा भी बहुत होगा, तो इससे क्या इकोनॉमिक डिफिकल्टीज बहुत आ गई थी, और आर्मी को भी पैसे देने के लिए इनके पास नहीं बचे थे पैसे, तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वर नाइट्स, गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड नाइट्स। नाइट्स लोग कौन होते थे? द थ्री ऑर्डर चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आया है और नाइट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 9th सेंचुरी का टाइम था, लगातार यूरोप के अंदर वॉर होती रहती थी। अब जब ये वॉर होती थी तो बहुत ही एक अच्छी कैवलरी की जरूरत थी, कैवलरी की जरूरत बहुत ज़्यादा थी। और इसके अलावा क्योंकि जो उस टाइम पे क्या होता था, जो किसान होते थे, जो पीजेंट होते थे ना, उन्हीं को ही कभी कभी क्या किया जाता था, सोल्जर बना दिया जाता था, लेकिन वो किसान उतने प्रॉपर नहीं थे लड़ने में। तो अब एक अच्छी ऐसी एक मतलब यूनिट चाहिए थी आर्मी की और कैवलरी की, जो कि हमेशा तैयार रहे लड़ने के लिए। सो ऐसे में सोसाइटी में एक नया सेक्शन है जो जिसका राइज होता है, जिसको नाइट्स कहा जाता था। ये लोग जो थे लॉर्ड से जुड़े हुए थे, ठीक है। आप अगर देखोगे कि भाई सबसे पहले क्या है, किंग होता है, किंग के नीचे लॉर्ड होता है, लॉर्ड के नीचे नाइट्स होते हैं, ठीक है। नाइट्स के नीचे आपके पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स के नीचे आपके फ्री मैन होते हैं और आपके सर्फ होते हैं। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है फ्यूडलिज्म का जो यूरोप में चलता है। तो आप अगर इसमें देखोगे, जो नाइट्स होते थे वो अपने लॉर्ड के लिए मतलब लॉयल होते थे, जो लॉर्ड उनको कहता था उसकी बात मानते थे। सो लॉर्ड उनको जमीन का टुकड़ा दे दिया करता था, पीस ऑफ लैंड, और वो बदले में क्या करते थे, अपनी मिलिट्री सर्विस देते थे। दैट सिंपल, ठीक है, ये इनका काम था। सो ये जो फीफ है, द फीफ कुड बी, ये जो जगह थी जो मिलती थी, ये जो जगह है, जो लैंड है जो दिया जाता था, इसको कहा जाता था फीफ। ओके, ये फीफ कुड बी इनहेरिटेड, ये आपको हो सकता है आपके पापा को मिली हो, मतलब मान लो आपके पापा नाइट्स थे, नाइट्स की तरफ लड़ते थे, तो अगर आप उनके बच्चे हो तो आपको वो जमीन मिल सकती थी, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता था बिटवीन 1000 एंड 2000 एकर्स तक भी वो आगे आप बढ़ा सकते हो अपनी जमीन को, और उस पर आप अपना घर बना सकते थे और अपनी फैमिली को रख सकते थे। अ चर्च एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स टू हाउस हिज डिपेंडेंट्स बिसाइड्स अ वाटर मिल एंड अ वाइन प्रेस। तो उसके आसपास क्या क्या होता था भाई, चर्च भी होता था, वहाँ के आसपास जो है वाइन प्रेस भी होता था जहाँ से वो वाइन बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आसपास थी, जिससे कि फैमिली के लोग भी कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। सो इस तरीके से ये नाइट्स को पूरा सेटल कर दिया था वहाँ पे। और ये जो फीफ का लैंड होता था, ये इस पे कल्टीवेशन का काम भी होता था। यहाँ पे किसान लोग जो है, पीजेंट लोग आते थे, वो क्या करते थे, एंड इन एक्सचेंज द नाइट पेड हिज लॉर्ड अ रेगुलर फी एंड प्रोमिस टू फाइट फॉर हिम इन अ वॉर। भाई जो नाइट्स होते थे वो प्रॉमिस करते थे कि हम लड़ाई लड़ेंगे, वॉर में जाएंगे आपके लिए, और जो पीजेंट्स होते थे वो भी वहाँ पे भाई अपनी खेती करते रहते थे। सो जो नाइट्स होते थे वो फेंसिंग बहुत अच्छी करते थे। फेंसिंग समझते हो क्या होता है? एक ऐसा तलवार जैसा पतला सा होता है, इसको ऐसे ऐसे मारते हैं, ठीक है। तो वो फेंसिंग वाला जो स्किल है वो भी इनके अंदर बहुत अच्छी थी, और इनकी टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी भाई लड़ाई लड़ने की। और इनके एक से ज्यादा लॉर्ड भी हो सकते थे, मान लो एक लॉर्ड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर किसी और लॉर्ड के लिए भी लड़ाई लड़ सकते थे, ये इनकी मर्जी थी, ये इसके लिए फ्री थे, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। कंपेयर द कंडीशन ऑफ लाइफ फॉर अ फ्रेंच सर्फ एंड अ रोमन स्लेव। फ्रेंच सोसाइटी में जो सर्फ होते थे, रोमन सोसाइटी में जो स्लेव होते थे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अगर आपसे पूछा जाता है तो आप देखिए इस तरीके से बताएंगे। जो फ्रेंच से एक सर्फ होता था वो क्या होता था, वो अपनी जमीन को छोड़ के जा नहीं सकता था। फ्रेंच सर्फ वर पीजेंट्स, ये एक ऐसे किसान थे हु वर बाउंड टू द लैंड, जो जुड़े हुए थे धरती से। दे वर्कड ऑन, जहां पे वो काम करते थे, दे कुड नॉट लीव विदाउट द लॉर्ड्स परमिशन। समझ आ गया? जो एक सर्फ होता है फ्रेंच का, फ्रांस का, वो उस जमीन को छोड़ के नहीं जा सकता जहां पे वो काम कर रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ लॉर्ड। वहीं इनका काम क्या था सर्फ लोगों का? सर्फ्स वर्कड द लैंड फॉर द लॉर्ड गिविंग अ पोर्शन ऑफ देयर क्रॉप्स एज रेंट। मान लो ये पूरा लैंड है, यहाँ पे जितनी भी क्रॉप्स उगाई गई हैं उसका एक पोर्शन लॉर्ड को दे देते थे वो रेंट के रूप में, ठीक है। ये इनका काम था। और इसके अलावा कभी कभी लेबर की तरह भी काम करते थे जो सर्फ होते थे, जैसे रिपेयर करना, रोड वगैरह को, बिल्डिंग बनाना, मजदूरी वगैरह मेहनत भी ये लोग करते थे। वहीं अगर हम देखें इनकी फ्रीडम, तो सर्फ जो थे उनके पास कुछ राइट्स थे भाई, जैसे वो शादी कर सकते थे, प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, बट लॉर्ड के कंट्रोल में रहते हुए।
यानी कि उनको राइट तो थे बट लॉर्ड के कंट्रोल में रहता था वो सब कुछ। और प्रोटेक्शन की बात करें तो जो भी वो काम करते थे, वर्क करते थे, उसके बदले में लॉर्ड उनको प्रोटेक्शन देता था। खासकर जब लड़ाई हो गई या अटैक हो गया, तो अगर आप किसी लॉर्ड के लिए काम करते हो तो वो लॉर्ड आपको पूरी प्रोटेक्शन में रखेगा, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वहीं अगर हम रोमन सोसाइटी में स्लेव्स की बात करें तो भाई स्लेव्स को ना प्रॉपर्टी समझा जाता था। मैंने बताया ना, स्लेव हर फैमिली में होते ही होते थे, हर फैमिली में एक ना एक गुलाम रहता था। तो इससे क्या होता था, उनको कोई पर्सनल राइट नहीं मिलते थे। स्लेव का मतलब ही क्या होता है, आपको गुलाम बना रखा है, कोई राइट्स वगैरह नहीं होते थे, और उनको खरीदा और बेचा भी जाता था। इसके अलावा स्लेव से बहुत सारे काम करवाए जाते थे। कभी उनको फार्म में काम करवाया जा रहा है, कभी उनसे घर के काम करवाए जा रहे हैं, कभी उनको भाई कुछ और करवाया जा रहा है उनसे। तो उनके काम फिक्स नहीं थे, कोई भी काम करवा दिया, नौकर चाकर है भाई, जो मन करा वो करवा दिया। और उनको फ्रीडम नहीं थी। अभी हमने पढ़ा था ना, जो फ्रेंच सर्फ होते थे उन लोगों को फ्रीडम थी, लेकिन जो रोमन सोसाइटी के अंदर जो आप अगर देख रहे हो स्लेव्स हैं, इनको फ्रीडम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी के राइट नहीं है, कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते, और उनको जो उनका ओनर होगा, जो उसको खरीदेगा गुलाम को, उसी की बात मानेंगे। और सम स्लेव्स कुड बी फ्रीड बाय देयर ओनर्स, कभी कभी कुछ ओनर अपने गुलामों को छोड़ देते थे, आज़ाद कर देते थे और रिवॉर्ड देने के लिए, ठीक है। तो जो स्लेव्स को आज़ाद कर दिया जाता था उसके ओनर के द्वारा, उस स्लेव को फ्रीडमैन कहा जाता था। फ्रीडमैन मतलब ऐसा आदमी जिसको फ्री कर दिया गया है, जिसको छोड़ दिया गया है। ओके, तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कैथेड्रल टाउन्स इन फ्रांस केम इनटू एग्जिस्टेंस। फ्रांस के अंदर बड़े बड़े कैथेड्रल टाउन्स थे, यानी कि चर्च वाले टाउन कह सकते हो आप इसको, कि जब बड़े बड़े चर्च बने थे तो आसपास बहुत सारे टाउन सिटीज वगैरह बनने लगे थे, वही आपका कैथेड्रल टाउन होता है। अब देखो फ्रांस के अंदर कैथेड्रल टाउन जो है, आप देखोगे 10 से 12 सेंचुरी के बीच आपको देखने को मिलेगा। और जब चर्च बनने लगे थे, द क्रिश्चियन चर्च बिकेम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे चर्च बहुत पावरफुल हो चुका था। और जो चर्च में सबसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता था वो बिशप होता था। सो वो बड़े बड़े कैथीड्रल नाम से चर्च के सेंटर बना रहा था, जहां से वो पूरा चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन जो है संभाल पाए। तो कैथीड्रल नाम से बड़े बड़े चर्च बनाए जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। इसके अलावा यूरोप के अंदर आप कह सकते हो कि भाई ट्रेड और एग्रीकल्चर काफ़ी इंप्रूव हो रहा था। तो इससे क्या हो रहा है कि टाउन्स वगैरह की भी ग्रोथ होने लगी थी। इन देखो ये मान लो चर्च है, ठीक है, और ये चर्च के आसपास जो है फिर टाउन्स बनने लगेंगे, बड़े बड़े चर्च है तो, ठीक है। तो बहुत सारे टाउन्स बनने लगे थे। और अगर आप देखोगे जहाँ लोग आते थे काम करते थे, तो एक तरीके से उनको वर्क अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी कैथेड्रल टाउन्स के आसपास काम करके। और बहुत सारे लोग भाई देखो यात्रा करने भी जाते हैं ना, तीर्थ करने, पिलग्रिम्स। सो जो लोग बड़े बड़े चर्च देखेंगे वो घर से निकलेंगे भाई, चर्च में भी जाएंगे। सो इससे अट्रैक्शन होगा, पिलग्रिम्स आएंगे, जिससे क्या होगा, बिजनेस जो होता है उसकी ग्रोथ होगी। जैसे जो इन होते हैं, होटल्स होते हैं जहाँ लोग आके ठहरेंगे, रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो बन जाएगा ना, वो हब। तो ये था। इसके अलावा धीरे धीरे ओवर द टाइम ये छोटी कम्युनिटीज़ जो है बड़े बड़े टाउन्स बनने लगी। पहले तो थोड़े थोड़े लोग आके रहते थे चर्च के आसपास, पर यही मिलकर बड़ा 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 एकदम बड़ा शहर बन गया। और द कैथेड्रल ऑफन स्टूड एट द सेंटर सराउंडेड बाय होम्स। तो सेंटर में जो है कैथेड्रल होता था, एक चर्च होता था, सराउंडेड बाय यानी कि चारों तरफ वहाँ पे घर होते थे लोगों के। और ये आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स थी जो मैंने आपको बता दी इसके बारे में। और इसके अलावा जो लॉर्ड होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, वो इन कैथेड्रल टाउन्स को बनाने में मदद करते थे, चर्च वगैरह को पूरा सपोर्ट करते थे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ट्रेड और कॉमर्स जो है उसका भी ग्रोथ हो रहा था ये कैथेड्रल टाउन्स बनने की वजह से। तो फायदा सबका हो रहा था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिवीजन इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, उसका डिवीजन आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है द थ्री ऑर्डर, चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर। तो वो कौन कौन से हैं देख लो। पहला ऑर्डर है द क्लर्जी। इसका काम होता है जैसे हमारे में पंडित जी होते हैं ना, ऐसे में इनके प्रीस्ट होते हैं जो रिलीजियस काम करवाते थे, स्पिरिचुअल काम। तो इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, फायदा ये था इनको जमीन भी मिल जाया करती थी और इनको टैक्स भी मिलता था। ये लोगों से टैक्स लेते थे चर्च वाले, जिसको टीथ कहा जाता था,
टीथ नाम से एक टैक्स होता था। ओके, तो ये इनका फायदा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं नोबेलिटी। नोबेलिटी में आते हैं ऑफिशियल्स, या आप कह सकते हो आपके लॉर्ड्स, ठीक है, वो आते हैं। ये वॉरियर होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, लॉर्ड नाइट्स, ये इसमें आ जाएंगे। और इनको बड़ी बड़ी इनकी एस्टेट्स थी, जमीनें थी, पॉलिटिकल पावर इनकी बहुत अच्छी थी, और इनसे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ओके, ये भी टैक्स से दूर थे, एग्जेम्प्टेड थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑर्डर था कॉमन लोग, बहुत ही सिंपल लोग जो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। लेबर वाले लोग हो गए भाई, स्लेव्स हो गए, या फिर सर्फ हो गए, या फिर जो पीजेंट्स हो गए, वो इसमें आते हैं। सो यहाँ पे क्या है, इनको राइट्स बहुत कम मिले होते थे, और आप कह सकते हो कि भाई बहुत ही कम प्रिविलेज, आप कह सकते हो प्रिविलेज्ड ग्रुप था, जिसको प्रिविलेज बहुत कम मिली थी। कोई ज़्यादा इनको फ़ायदा सर्विसेज वगैरह नहीं मिलते थे, बस ये लोग मेहनत बहुत करते थे। सो इस तरीके से ये जो मेन मेन क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, आप इसको जरूर करके जाना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, और अपना फीडबैक लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।